हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे सामने आपका एलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। दोस्तों ये आपका देखिए आज का प्रश्न पत्र है और यहाँ पर आपके पूर्णांक दिए हुए 25 नंबर और समय 1 घंटा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, आंसू किसकी रचना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो दोस्तों झरना, आंसू, कामायनी ये सब रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। और दोस्तों हम लोग इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ भी चुके हैं इनकी रचनाओं और इनके जीवनी के विषय में। तो मुझे लगता है आपने इसका आंसर जो है सही लिखा होगा। यहाँ पे हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने स्कोर किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि हम लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी हुई थी। नोट्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, साथ ही हम लोगों ने राजन सीरीज, पवन सीरीज भी पढ़ा था और रिवीजन भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया था। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो दोस्तों देखिए प्रत्येक का जब हम विच्छेद करते हैं, दोस्तों जब भी आपको संधि समझ में ना आए तो आप उसका संधि विच्छेद करिए। विच्छेद करने से आपको आराम से पता चल जाता है कि कौन सी संधि हुई है। देखिए यहाँ पे प्रत्येक का जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो होता है प्रति धन 1। तो यहाँ पे प्रति धन 1 जब हो रहा तो ये हो जा रहा है ई का य। यहाँ पे छोटी की मात्रा आ रही है तो ई का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे य हो जा रहा है। ई का या होता है यानी कि वो क्या कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। तो यहाँ पे आपका दूसरा का सही आंसर हो जाएगा यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और वियोगी हरि। तो दोस्तों यहाँ पर ये रचना किसकी है? ये रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। दोस्तों देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसको आप कभी नहीं पढ़े रहते, तो ऐसा क्वेश्चन ये है जिसको आपने नहीं पढ़ा होगा, बसेरे से दूर। हालांकि हरिवंश राय बच्चन जी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था, इनकी जो आत्मकथा थी क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, इनकी रचना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राम शब्द का पंचमी एक रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रामः, रामेभ्यः, रामस्य और रामात्। तो दोस्तों मैंने आपको राम शब्द का रूप याद कराया था, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्। तो पंचमी विभक्त, यहाँ पे राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप पूछा है तो यहाँ पे रामात् हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी हो गया था क्योंकि बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में हम लोगों ने इस राम शब्द रूप को याद किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और शिवानी। तो दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। यहाँ पे देखिए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चूंकि 5 तक तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों इस तरह का सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था और बताया भी था कि जब हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय से गंगा निकलती है तो वहाँ पर हिमालय से गंगा अलग हो रही है, वहाँ पे अपादान कारक। और साथ ही मैंने आपको ये भी उदाहरण बताया था कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से अलग होने के अर्थ में, से अपादान से, लेकिन वो से किस लिए यूज होता है? जहाँ पे अलग हो रही हो चीजें। तो यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वो अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों मैंने आपको लर्न करते समय बताया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचू ऐसा नाम तालु, रिटुसा नाम मूर्धय। तो वहां पे अकुह यानी कि आ, अह, अंगा, का वर्ग और हा, ये सारे कंठ ध्वनियां हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए 2 शब्द बनाइए। दोस्तों अगर हम हार के पहले 2 शब्द जोड़ के बनाना है तो जैसे कि होनहार,
प्रहार, आहार, ये अलग अलग शब्द बनेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे केवल 2 ही शब्द बनाने हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हितम मनोहारी च दुर्लभम वाच सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो दोस्तों हितम मनोहारी च दुर्लभम वाच सूक्ति का अर्थ होगा हितकारक बात करने वाले और मधुर वाणी बोलने वाले बड़े ही कठिनाई से मिलते हैं, यानी कि जो भी हमारे हित के लिए बात भी करें और मधुर भी बोलें, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विधाओं का नाम लिखिए। तो दोस्तों 4 विधाओं का नाम लिखना, जिसमें नाटक, कहानी, निबंध और साथ ही आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, ये सब में से आप केवल 4 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके अतिलघुत्री का 11 नंबर क्वेश्चन है। नदी एवं आकाश शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दोस्तों नदी का क्या होता है? सरिता, तरिणी, तटिनी, तनुजा, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। और दोस्तों आकाश का तो बचपन से हम लोग याद करते चले आए हैं, नभ, व्योम, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, तो बहुत सारे पर्यायवाची हम लोग को याद हैं। तो इनमें से केवल आपको कितने लिखने हैं? 3। तो चलिए, आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपका पूरा लगभग सही होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कबीरदास जी के जीवनी के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे, और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी जो भाषा थी वो उसको सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता था, और साथ ही उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता था। रचनाओं की दोस्तों बात करें तो इनकी रचनाओं जिनको हम कहते हैं बीजक, तो इसमें साखी, सबद, रमैनी, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली है। साखी में शिक्षापद बातें कही गई, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी, तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताने थे। दोस्तों इसमें कारण क्या, कभी कभी क्या होता है कि जो मुख्य तत्व हैं संस्कृत उच्चारण के वो हम करना भूल जाते हैं, जैसे कि ध्वनि की व्यवस्था ना करना, ये भी एक कारण हो सकता है, यानी कि सही से ध्वनि का उच्चारण ना करना, और साथ ही बल का प्रयोग ना करना, जहाँ पे बल का प्रयोग करना है उच्चारण में, लय का प्रयोग ना करना, ये भी उच्चारण के दोष माना जाएगा। स्वराघात का प्रयोग ना करना, ये भी उच्चारण के दोष माने जाएंगे। गति का प्रयोग ना करना, यानी कि जहाँ पे जिस गति में पढ़ना उस गति से ना पढ़ना, ये भी दोष माना जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर विराम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब भी उच्चारण में दोष माने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग डिटेल स्टडी में पढ़ चुके हैं, और हम लोग जब फास्ट रिवीजन कर रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट था कि मैम आप थोड़ा तेज पढ़ा रही हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आपके यूट्यूब में फास्ट और स्लो दोनों मोड आप करके सुन सकते हैं। अगर आपको कहीं फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिए, अगर कहीं स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जल्दी ही कवर करना होता है, तो वहाँ पर हम थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको संस्कृत भाषा के उच्चारण के दोष के बारे में मैंने बताया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको संधि विच्छेद केवल करना था, यहाँ पे आपको संधि नहीं बतानी थी। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधनालय। और महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन उत्सव। रमेश, रमाधन ईश। पवन, पोधन अन, जो कि आयादी संधि होती है। यद्यपि यहाँ पे है तो यदि धन अपि। तो दोस्तों इस तरह से देखिए विद्यालय, महोत्सव, रमेश, विद्याधनालय, महाधन उत्सव, रमाधन ईश, पोधन अन, यदि धन अपि, ये आपको संधि विच्छेद करने थे। अगर आपको संधि भी पूछती तब भी आपके लिए बहुत कठिन नहीं था, क्योंकि आपको सब में पता है। यहाँ पे देखिए विद्याधनालय आपकी दीर्घ संधि हो रही है, महोत्सव और रमेश ये दोनों गुण संधि हो रही है, और पवन ये आपका आयादी संधि है, और यद्यपि ये यड़ संधि है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम और उसके लेखक का नाम बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? दोस्तों यात्रा वृत्तांत में लेखक अपने उन विचारों को लिपिबद्ध करता है जहाँ जहाँ पर वो यात्रा करके आया रहता है। दोस्तों यात्रा वृत्तांत में लिखने वाले लेखक को वहाँ के नगर, मोहल्लों और रीति रिवाजों और साथ ही धार्मिक प्रवृत्तियों और उसकी ऐतिहासिकता का वर्णन पूरी दक्षता से करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपका पूछा है कि यात्रा वृत्तांत का नाम एवं उसके लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों यात्रा वृत्तांत में अगर हम देखें तो राहुल सांकृत्यायन ये लेखक हैं, और इनकी
जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत है उसमें मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ये भी आप लिख सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मौन वाचन के उद्देश्य बताइए। अगर हम बात करें मौन वाचन के उद्देश्य की तो मौन वाचन का पहला उद्देश्य होता है कि बालकों की समझ में दक्षता विकसित करना कि किस तरह से वो कम समय में अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ मौन वाचन से छात्रों में चिंतन शक्ति का भी विकास होता है, उनका ध्यान केंद्रित करना वो सीखते हैं, ये सारे उद्देश्य होते हैं। और मौन वाचन में मितव्ययिता होने के कारण दैनिक जीवन में व्यक्ति इसी का अत्यधिक प्रयोग भी करता है। जैसा कि आपको पता है कि जब हमें कोई चीज़ फास्ट पढ़नी होती है तो हम मौन वाचन करके पढ़ते हैं। जैसा कि इसके पहले जब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, श्रीमती ग्रे रीस के अनुसार उन्होंने कहा था कि कक्षा 6 के बालक के 1 मिनट में सस्वर वाचन में वो बच्चा 170 शब्द पढ़ता, लेकिन वही बच्चा मौन वाचन में 210 शब्द पढ़ता। उतने ही समय में अगर वो मौन वाचन कर रहा है तो 210 शब्द पढ़ रहा है, और अगर वो सस्वर वाचन कर रहा है तो 170 शब्द पढ़ रहा है। तो ये दोस्तों मौन वाचन के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें ये होता है कि कम समय में अधिक से अधिक बच्चे को किस तरह से अध्ययन भी कराया जाए और उसमें समझ भी विकसित की जाए, और साथ ही साथ वो अर्थ को भी ग्रहण करे। तो ये मौन वाचन के उद्देश्य होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे लिखे नीति परक श्लोक का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नीति परक श्लोक का अर्थ लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधौ कुटुंबकम। तो दोस्तों देखिए ये श्लोक हम लोग जब डिटेल स्टडी कर रहे थे, श्लोक नंबर 3 में हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ा भी था और इसका अर्थ भी लिखा था। अगर आप में से किसी ने भी जो फास्ट रिवीजन वाली जो मैराथन क्लास थी हिंदी की, उसमें अगर आपने देखा होगा पूरा वीडियो, तो ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा इसमें कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका अर्थ ये होता है कि यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है दोस्तों। क्योंकि जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा, बल्कि उनकी जो सोच होती है वो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना वो रखते हैं, वो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। तो दोस्तों ये इसका अर्थ है, जहाँ पे लघु सोच वाले जो होते हैं, छोटी सोच वाले, वो अपना पराया देखते हैं, और जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो बड़ी सोच वाले होते हैं, उनके लिए पूरा विश्व ही एक परिवार के समान होता है। तो ये आपको इसका अर्थ लिखना था। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभिता, अभिता मतलब होता है चारों ओर। ध्रुवम, ध्रुवम के भी कई अर्थ हैं, जिसमें से एक है निश्चित रूप से, और स्व मतलब होता है कल, और संप्रतम, यहाँ पे संप्रतम का मतलब होता है आजकल, फिलहाल, ये सारे अर्थ होते हैं। तो इसमें से केवल आपको एक ही लिखना था। तो इस तरह से आपके ये पेपर देखिए पूरे सॉल्व हो गए हैं, और इतना भी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से सब क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और जो भी भाई बहन ने डिटेल स्टडी की थी उनके लिए तो बहुत ही आसान पेपर था हिंदी का। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हुए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे आगे की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम आगे टेट, सुपर टेट की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।